मेरे प्रिय छात्रों, तुम सभी को जैसा कि पता है, कल से ही हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अपनी कक्षाओं को जारी रखने के लिए। और इन सब की नौबत क्यों आई है, हम लोग भली भांति परिचित हैं इससे। कारण ये कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बिहार और अपना कॉलेज तो क्या, पूरा विश्व 200 देश से ज़्यादा, संभवतः जितने देश हैं दुनिया में, सारे के सारे देश बुरी तरह से प्रभावित हैं। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को अपनाना बाध्यकारी है, मजबूरी है। पर इस लंबे लॉकडाउन के कारण लगातार हमारी पढ़ाई का गंभीर नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को कम से कम किया जा सके, इस उद्देश्य से ऑनलाइन माध्यम से क्लास को शुरू करने की व्यवस्था की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यही नहीं, सारे दुनिया में अभी इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने की बात हो रही है और हम लोग अपने कॉलेज के स्तर पे भी इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। पहले लेक्चर से पहले कुछ चीज़ें समझ लेनी या कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेना और अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो ये जो हमारा तरीका है पठन पाठन का, नया है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। अब तक हम लोग सामान्य एक क्लास रूम के सेटिंग में पढ़ाई करते हैं और उसका परिवेश जहाँ 1-to-1 कांटेक्ट होता है, फेस टू फेस व्यक्ति एक दूसरे को बैठता है, देखता है, समझता है, वो एक आदर्श माहौल है। लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ अलग हैं, इसलिए अभी हमें अपने मोड को चेंज करना पड़ा है। अब ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि जो हमारा आदर्श मोड है उससे ये अलग है, उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। पर हम लोग सभी मनोविज्ञान के छात्र हैं और मेरे पढ़ाने का मकसद हमेशा से ये रहा है कि कैसे मनोविज्ञान की टीचिंग्स को आप अपने जीवन में ज़्यादा व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि जीवन की जो चीज़ें हैं उसके प्रति आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकें, चाहे वो ऊपर से कितनी ही नकारात्मक क्यों नहीं दिखाई पड़े। तो इस ऑनलाइन मोड की अगर बात करें तो इसके एक मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते हम लोगों को सोचना है कि इसके कई सारे फायदे भी हैं जो फेस टू फेस वाली स्थिति से में नहीं प्राप्त हो पाते हैं। मेरा तरीका तुम लोगों को पता है, मैं हमेशा इंटरैक्टिव क्लास लेने का पक्षधर रहा हूँ। कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप देते हैं, फिर उसके करेक्शन और उसके डिस्कशन के आधार पर क्लासेस आगे बढ़ती हैं। हाँ, ये सही है कि ये जवाब अभी आप डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब भी मैं ऐसा कुछ कहता हूँ तो आपको उस बिंदु पे थोड़ा देर सोचना होगा और मैं कुछ क्षणों के लिए मौन भी रह जाऊंगा लेक्चर के दौरान, ताकि आप उन चीज़ों को सोच सकें, उस पर चिंतन कर सकें। तो प्रश्न मेरा ये था कि ये जो हमारा ऑनलाइन मोड है, इसके क्या लाभ हैं 1-to-1 क्लासेस की तुलना में, इसके क्या बेहतर पक्ष हैं जो क्लासरूम सेटिंग में नहीं मिल पाता है। तो इतना जो मैं थोड़ा देर चुप रहा, मैं समझता हूँ कि आपने कुछ सोचा होगा। सबसे
अब मैं उसको करेक्ट करता हूँ, आपने जो भी सोचा मैं उसमें ऐड करता हूँ जो चीज़ें उपयुक्त हैं। 2-3 लाभ तो ज़रूर हैं। सबसे पहली बात कि ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है, आरामदायक तरीका है। आप और मैं दोनों ही अपने घर की सहूलियत से, अपने घर के आरामदायक परिस्थिति में इस मोड को संचालित कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बार जो क्लास हो जाए वो ऐसा नहीं है कि क्लास ख़त्म हुआ और फिर सारी बात ख़त्म हो गई। वो जो रिकॉर्डिंग है, वो जो मटेरियल है, वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए है। आप उसको 10 बार 20 बार जब तक आपको जी चाहे, जब तक आप ज़रूरत महसूस करें, चला करके, रिवाइंड करके, पॉज करके, फिर प्ले करके सुन सकते हैं और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तीसरा एक और फ़ायदा जो मेरे ज़्यादातर बच्चे महसूस करेंगे कि सर की डांट पड़ने की भी संभावना यहाँ नहीं है। कई बार वो जो क्लासरूम का एक तनाव वाला माहौल होता है जिसमें आप बहुत सीधे तन के सजग होके बैठते हैं, यहाँ पे आपको उससे भी छूट है और आप ज़्यादा सहूलियत से, ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा आरामदायक स्थिति से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों को दिमाग में रखते हुए हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ना है और अपनी कक्षाओं को हम लोग जारी रख सकें, ऐसी कोशिश करनी है। फॉर्चुनेटली शुरू से ही कुछ कम ही बच्चे क्लास में आए, लेकिन हमारा क्लास लगातार जारी रह पाया होली के पहले तक और सिलेबस का एक हिस्सा हम लोग ख़त्म कर पाए। आपसे जूनियर पार्ट 2 वालों का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। ज़्यादा नियमित कक्षाएं चली, वहाँ आपका एग्ज़ाम लेट हुआ, कक्षाएं देर से शुरू हुई और उसके बाद ये कोविड-19 महामारी का संक्रमण आ गया। लेकिन चूँकि सिलेबस है काफ़ी और संभवतः एग्ज़ाम भी अब जल्द होगा इस विपदा के बाद, तो हम लोग को थोड़ा फोकस करके जल्दी जल्दी चीज़ों को करना होगा। इस नए मोड के साथ अडेप्ट होने में, इसके साथ जुड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो ये सुगमता से हो सकता है, जल्दी हो सकता है और इफ़ेक्टिवली हो सकता है। आप ऐसा प्रिज्यूम करो कि आप क्लास में ही बैठे हो और क्लास में बैठने के दौरान जितनी सजगता, जितनी गंभीरता या कॉग्निटिव अटेंशन का जो लेवल आप प्रस्तुत करते हो, वैसा ही लेवल यहाँ भी जब तक ये लेक्चर आप सुन रहे हो प्रस्तुत करने का प्रयास करो। विजुअली इमेजिन करना है। मैं भी जब ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि मैं क्लास के सेटिंग में हूँ, सामने आप लोग बैठे हो और जैसे क्लास का वातावरण होता है उसका ही एक मानसिक उसकी ही एक मानसिक सूझ लेके, उसका ही एक मानसिक स्वरूप लेके मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ परेशानी नहीं हो रही है और मैं ठीक से कर पा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही उसी सजगता से, उसी माहौल को जब आइडेंटिफाई करके उसको लाने का, उसकी कल्पना करने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर ढंग से हो पाएगा। हमारी कक्षा हमेशा से विषय के इर्द गिर्द तो रहती ही हैं, पर साथ ही साथ इन सारे विषयों का जो व्यवहारिक इम्प्लीकेशन है उस पर भी हम जोर देते रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी जारी रहेंगी। कल से जब से हमारा ये ग्रुप बना है, मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। आप लोगों जो लोग रेगुलर मेरे टच में थे उनसे मैंने नंबर मांगा, उनके साथियों का नंबर मांगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बना लिया है और जो ऑनलाइन कंटेंट्स पहले से उपलब्ध हैं इंटरनेट पे इन्फ्लिबनिट के द्वारा
या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के मार्फत उन सब का लिंक भी वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो सारे लिंक, वो सारी किताबें आपके लिए उपलब्ध हैं, आप ही लोग के लिए बनाया ही गया है वो सारा चीज़। उन सब चीज़ को फॉलो करने के साथ ही साथ ये जो मेन लेक्चर है ये रोज़ाना अपलोड होगा। आपको इन दोनों चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। अगली बात, हमारा पेपर पार्ट 3 में रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि एक मुश्किल पेपर है, पिछले 15 क्लासेस में समझ में आ गया होगा, ये वैसा आसान पेपर नहीं है। टेक्निकल पेपर है, साइंटिफिक पेपर है। चीज़ें जो हैं जैसी हैं वैसे ही लिखनी हैं। अगर कुछ से कुछ लिखा, एक भी बात ऊपर नीचे लिखी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पूरा मतलब ही बिगड़ जाता है। इसलिए इसमें जो बुक की ज़रूरत, बेहद ज़रूरत मैंने बताई है शुरू से। मैं समझता हूँ क्लास के दौरान ही आप लोग सब बुक खरीद लिए थे। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है उनके लिए ऑनलाइन लिंक्स उपलब्ध हैं कुछ किताबों के। तो जब मैं पढ़ाऊँगा और जब हमारा चैप्टर क्लियर होगा कि हम ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप वो बुक रखेंगे अपने साथ, पहले से भी उसको थोड़ा सा देख करके आएंगे। जिस तरह से क्लास में कॉपी और पेन रखते हैं वैसे ही यहाँ भी रखेंगे। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी लगेंगी नोट करने के लिए, पॉज करके ऑडियो को आप उसको जॉट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे और फिर आगे के लेक्चर को सुनेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये भी एक चीज़ है जो हमारे इंटरैक्टिव क्लास वाले मोड को हमें यहाँ ला सकती है। उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और कल मैंने डिस्कस भी किया ग्रुप में कि ऑडियो अपलोड होने के बाद ये ऑडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड होगा और कॉलेज की वेबसाइट पे भी अपलोडेड होगा 1-2 दिन में। आपको उस लेक्चर में, उस क्लास में जो चीज़ से परेशानी हुई, जो चीज़ें समझ में नहीं आई, किसी चीज़ से दिक्कत हुई, तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल करके छोड़ देना है। कोरोना वाला खांसी नहीं है, घबराना नहीं है। और उस सारे क्वेश्चन को हम उसी ग्रुप में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर को, और फिर अगले दिन नया लेक्चर, नया चैप्टर, नया भाग से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा मोड रहेगा, ये हमारा तरीका रहेगा अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि ये वैश्विक महामारी का प्रकोप जारी रहता है और हम लोगों को इस मोड में अपनी कक्षाओं को जारी रखना है। तो जितना मुझे ध्यान है, जो मेरा रिकॉर्ड बता रहा है कि BA पार्ट 3 ऑनर्स की कक्षा आखिरी इसी पेपर के साथ समाप्त हुई थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी की। और उसमें हम लोग मेजर स्टेजेस ऑफ रिसर्च को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हाइपोथेसिस, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे, प्राकल्पना, प्राकल्पना की चर्चा शुरू किए थे। क्लास को अच्छे से याद होगा कि पहले चैप्टर पे मैंने बहुत समय दिया और ये बोला कि अगर ये वाला पेपर, पेपर बोलना चाहिए था, चैप्टर कह गया, ये वाला पेपर में ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से क्लियरली समझ लिया, पढ़ लिया, तो आगे के सारे यूनिट्स, आगे के सारे चैप्टर्स में आपको बेहद आसानी होगी। और उस पढ़े हुए चीज़ के कारण आप बाकी के चैप्टर्स को अगर डिटेल में नहीं भी पढ़ें तो भी बहुत कुछ लिख पाएंगे। क्योंकि
मेजर स्टेजेस ऑफ रिसर्च में जिन जिन चीज़ों की चर्चा है उन सारे टॉपिक्स को ही विस्तार से एलोबरेट करके एक एक चैप्टर के रूप में इस पूरे पेपर में रखा गया है। मेजर स्टेजेस ऑफ रिसर्च में प्रॉब्लम था, हाइपोथेसिस था, रिपोर्ट राइटिंग था, कलेक्शन ऑफ डेटा था। जो तमाम चीज़ें उस स्टेजेस में थी उन्हीं को एलोबरेट करके उन्हीं को विस्तार से एक चैप्टर के रूप में हम लोगों को पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि पहले क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या चीज़ें मेजर स्टेजेस ऑफ रिसर्च में पढ़ाई गई और उस पूरे सीक्वेंस को, जो पूरा कनेक्शन है ना बेटा, पहले से लेके 8 स्टेजेस के बीच में उन सारे कनेक्शंस को बड़े, जैसा मैंने बताया है, ये कोई नहीं बताई हुई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने बताया है उस कनेक्शन को थोड़ा याद रखना होगा। सही बात है, एक गैप हो गया है, इसलिए पढ़ाई के माहौल को वापस ट्रैक पे लाने में 1-2 दिन समय लगेगा, लेकिन आप थोड़ा उन सारे नोट्स को जो मैंने दिया क्लास में, जो सारी बातें बताएं, उसको रिवाइज करके आज हम लोग हाइपोथेसिस जो सेकंड चैप्टर है उस पेपर का, उसको शुरू कर रहे हैं। मुझे याद है जस्ट ये चैप्टर शुरू करने की चर्चा हुई थी, होली की छुट्टियां हो गई, उसके बाद क्लास बंद हो गया। मोटे तौर पे इतना मैं समझ पाया था जब आपसे बात हो रही थी क्लास में कि हाइपोथेसिस को लेकर के जितने बच्चे उपस्थित थे क्लास में, वो मोटे तौर पे ये समझ रहे थे कि हाइपोथेसिस क्या है। क्लास होता तो मैं तो अभी सबसे 1-to-1 पूछता, लेकिन मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूँ, पॉज या रुक, और ये जो रुक रहा हूँ इसलिए ताकि आप ये समझो कि मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, जैसा मैं क्लास में पूछता हूँ कि हाइपोथेसिस से क्या मतलब आप समझ रहे हो। सही या गलत से मतलब नहीं, कुछ भी मोटे तौर पे जो भी इन्फ्रेंस सही गलत जो है उसको हम ठीक करेंगे आगे के लेक्चर में, आप अपने दिमाग में लाइए कि हाइपोथेसिस जब हम कहते हैं तो उससे क्या मतलब है, उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या गुण धर्म है, हाइपोथेसिस का स्वरूप क्या है। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। चलो, जो भी सोचा है आपने, सही या गलत, उस पे अब डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं सोचा होगा, जो ज़्यादातर मामलों में होता है लेकिन जो डिस्कशन पहले चैप्टर के दौरान हुआ था उसमें ये बात निकल के आई थी कि कोई भी रिसर्च, एक नया शोध, एक नए क्षेत्र के बारे में जो हम अन्वेषण, जो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, चूंकि उसके बारे में हम और बाकी सभी लोग अनभिज्ञ हैं, इसलिए उस दिशा में कोई भी कार्य शुरू करने के पहले हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि उस कार्य का संभावित रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, उस शोध का संभावित परिणाम, संभावित आउटकम क्या होगा। संभावित शब्द या संभावित आउटकम शब्द इस्तेमाल करने से मतलब ये है कि एग्जैक्ट क्या परिणाम होगा और क्या नहीं होगा वो तो विस्तृत रूप से शोध को करने के बाद ही पता चलेगा।
पर चूंकि शोध को करने के पहले हम एक चौराहे पे खड़े होते हैं जहां चारों संभव दिशाओं और भी दिशाएं हों तो उससे ज्यादा दिशाओं में भी परिणाम आने की संभावना होती है। उन सभी दिशाओं में एक साथ हम अपना प्रयास जारी नहीं रख सकते। इसलिए किसी एक खास रिजल्ट का, किसी एक खास परिणाम का हम अनुमान करते हैं और उस अनुमान के आधार पे अपने प्रयोग को शुरू करते हैं। चालू शब्द में बोलें तो बोहनी करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हाइपोथेसिस के आउटकम या हाइपोथेसिस के बारे में जो भी कहा जाता है वो संभावित परिणाम क्या आएगा उस प्रयोग का, इस संदर्भ में कहा जाता है। तो हमारा प्रयोग चरों के आपसी संबंध के ऊपर आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस के द्वारा चरों के बीच, चर वेरिएबल, सारा चीज पहले पढ़ाई हो चुका है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के क्या ट्रेट्स हैं। तो चरों के बीच क्या प्रोबेबल रिलेशनशिप, क्या संभावित सहसंबंध होगा, उसको हाइपोथेसिस कहा जा सकता है साहित्यिक भाषा में, क्लासिकल भाषा में, किताब की भाषा में। अब अगर मेरी बात समझने में दिक्कत हो रही है तो हमें, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं क्लास में, हमें प्रैक्टिकल रूप से एक एग्जाम्पल को सोचना पड़ेगा। चलो वो पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस किए। हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी कक्षा जो है मनोविज्ञान की, उसमें अभ्यास का, पढ़ाई के प्रति अभ्यास का, ऑब्वियसली दूसरे चीजों का नहीं, पढ़ाई के प्रति अभ्यास का, पढ़ाई के प्रति दिए गए समय का बच्चों के द्वारा प्राप्त अंकों में परीक्षा के दौरान क्या सहसंबंध होता है। क्या है प्रॉब्लम? की गई मेहनत या पढ़ाई के लिए दिया गया समय तथा परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के बीच क्या संबंध है। हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या पढ़ाई में दिए जाने वाले समय और मेहनत का कोई रिलेशनशिप परीक्षा में प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के ऊपर पड़ता है या नहीं। तो यहाँ पे दो चर हैं। पहला चर है मेहनत को ही मान के चलते हैं, समय अवधि को अभी हटा देते हैं हम लोग। मेहनत, किस बच्चे ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना श्रम किया है क्लास में या स्वयं से अपने घर पे, ये एक चर हुआ। और दूसरा चर हुआ परीक्षा में प्राप्त होने वाला प्राप्तांक। चर की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसका दो मुख्य सिर्फ दो ही नहीं है, दो मुख्य प्रकार पता चला था। एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। जो बातें हम बता चुके हैं पहले वही बता रहे हैं, नई बात नहीं है। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर है पढ़ाई के लिए किया गया मेहनत, प्रयास, और आश्रित चर है परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक। तो इस पॉपुलर एग्जाम्पल के द्वारा, जो हम लोग क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग अपने शोध को शुरू करने के पहले इस पूरे शोध का एक क्या संभावित आउटकम आएगा उसके बारे में कुछ कल्पना या कुछ चिंतन, कुछ अनुमान
करने का प्रयास करते हैं। अब ये अनुमान किस आधार पे होगा? क्या बैठे बैठे तुक्का मारेंगे, लूडो के पासे को फेंकेंगे, क्या एक अंक आया तो ये होगा, दूसरा अंक आया तो ये होगा? नहीं, वैसा निश्चित रूप से नहीं होगा, बल्कि ये अनुमान हमसे मिलते जुलते शोध, मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हमसे मिलते जुलते शोध, हमसे संबंधित शोध जो पहले किए गए हैं, जो पहले किए गए हैं, या तो आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र से बाहर दुनिया में कहीं भी, उन शोधों का क्या परिणाम आया है, उसका अध्ययन करने के पश्चात हम एक अनुमान का निर्माण करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारा शोध का क्षेत्र नौबतपुर क्षेत्र था, आप बच्चे थे जो नौबतपुर से आते हैं। ऐसा ही एक शोध अगर अमेरिका में किया गया और वहाँ देखा गया कि अमेरिकी बच्चे जो ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं उनका परीक्षा में प्राप्तांक अच्छा आ रहा है, तो एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं उसके आधार पे कि वहाँ भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, तो वहाँ पे अगर मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो प्राप्तांक अच्छा आ रहा है, तो आप भी शायद ज़्यादा मेहनत करें तो प्राप्तांक अच्छा आ सकता है। लेकिन क्या है, ये एकमात्र अनुमान है, ना कि शोध का रिजल्ट। और इस अनुमान का आधार पूर्व में किए गए मिलते जुलते शोधों के परिणाम के अध्ययन के आधार पे हम लोग अनुमानित करते हैं। एग्जैक्ट शोध तो पहले हुआ नहीं होगा, और अगर पहले हो गया तो फिर हमारे शोध का कोई मतलब नहीं। सॉरी। इसलिए जो मिलते जुलते शोध हैं उनका अध्ययन करके हम लोग अपने इस शोध का, प्रेजेंट शोध का क्या संभावित परिणाम चरों के आपसी सहसंबंध के रूप में होगा, इसका अनुमान करते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, और फिर मैं थोड़ा देर चुप हो जाऊंगा, कि ये जो पहले तमाम तरह के शोध हुए उनका जो हम अध्ययन करते हैं, उनका जो रेफरेंस लेते हैं, उस प्रक्रिया को शोध के संदर्भ में क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है, सोचिए थोड़ा देर इस पर। सोचिए, चर्चा हुई है। जब भी हम क्लास में रहे हैं और जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया तो हर चीज की जो आगे पढ़ाई होगी संक्षेप में ही सही चर्चा हुई है। आप जब किसी प्रश्न को खुद से चिंतन करके उसके उत्तर पे पहुंचते हो तो हमेशा के लिए आपका होता है। मैं बता दूं कहीं लिखा हुआ पढ़ लें तो वो पैसिव लर्निंग हो जाती है। आप इसलिए थोड़ा चिंतन करो, और उसके बाद जब हम बताएंगे, ऑब्वियसली हम बताने के लिए हैं, तो फिर जो लर्निंग होगी बहुत प्रामाणिक होगी, बहुत दूरगामी होगी, बहुत गहरी होगी। हाँ, तो उस शोध की परिभाषा में उस स्टेज को कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैं समझ रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों को ध्यान आया होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दुनिया में तमाम क्षेत्रों में, दुनिया के तमाम हिस्सों में, हम जानते हैं हमारी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज है, कोई क्षेत्र कहीं से अछूता नहीं रहा। एक वायरस चाइना के वुहान शहर से निकला, और भाई हमको तो 200 देश ही पता थे मोटे तौर पे दुनिया में। आज जब आंकड़ा देख रहे हैं तो 200 से ज़्यादा देशों में एक वायरस पहुंच गया, मतलब हर एक दुनिया का कोना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया का कोना जुड़ा हुआ है तो ज्ञान का क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटी, दुनिया के विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च सेंटर में अलग अलग समय में अलग अलग शोध हो रहा है। तो उन सारे जगह हुए शोधों का निष्कर्ष प्रयास किया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आगे करने वाले शोधार्थी के लिए उपलब्ध कराया जा सके, ताकि जब भी जरूरत हो, कोई भी नया
रिसर्च करने वाला, नया शोध करने वाला व्यक्ति उन पुराने शोधों के रिजल्ट्स को पढ़ के अपने नए शोध का संभावित क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगा सके। तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसका नाम था रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा किए थे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पे हम अपने वर्तमान शोध का क्या संभावित परिणाम होगा, इसका अनुमान करते हैं। ठीक, अब एक दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं। ये जो अनुमान है, इसको जैसा हमने पहले बताया, चरों के बीच के सहसंबंध के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अनुमान को हम लोग बोलचाल की भाषा में ना कहेंगे कि दो दोस्त चाय पीते हुए नौबतपुर लख पे बात कर रहे हैं कि अरे हमरा लगत हो कि कोरोना 2 दिन में ठीक हो जाता हो या इसी तरह से किसी भी क्षेत्र के बारे में हल्के फुल्के ढंग से किया गया आकलन या बोलचाल की भाषा में किया गया आकलन हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा, बल्कि हाइपोथेसिस कहलाने के लिए उस आकलन को चरों के बीच के सहसंबंध के रूप में मैथमेटिकल रूप से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा भी होता है, आश्रित चर होता है, कंट्रोल वेरिएबल होता है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, जब वो चैप्टर आएगा तब। पर 2 जो मुख्य चर हैं उनके बीच कैसा सहसंबंध है, ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है सहसंबंध। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, सहसंबंध को इंग्लिश में कोरिलेशन कहते हैं, और हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि कुछ अंग्रेजी के टर्म्स को भी इस्तेमाल करें ताकि कुछ अच्छी जो बुक्स हैं, कुछ अच्छे जो लेक्चर्स हैं, उसको भी पढ़ने में हमको आसानी हो। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब क्या है कि एक चर में अगर बढ़ोतरी होगी तो सापेक्षिक रूप से, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सापेक्षिक, इन रिलेशन टू, कोऑर्डिनेटेड होकर दूसरे चर में भी बढ़ोतरी होगी। ये हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चर में अगर बढ़ोतरी होगी और उसके कारण सापेक्षिक रूप से दूसरे चर में कमी होगी, तो इसको कहेंगे, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो निगेटिव कोरिलेशन। एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है। और एक और तीसरी अवस्था होती है जहां पे एक चर में होने वाले उतार चढ़ाव का दूसरे चर में कोई सापेक्षिक अंतर नहीं पड़ता है, उसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन के अलावा एक दूसरे सेगमेंट में रखते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा हाइपोथेसिस का, वो चरों के बीच सहसंबंध के रूप में होगा। और हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ, मेहनत पढ़ाई के लिए किया गया, दिया गया समय और उसका प्राप्त प्राप्तांक, तो इसको हम लोग हाइपोथेसिस के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, पूर्व में प्राप्त अनुभवों और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद, कि हम ऐसा अनुमान करते हैं। क्या लिखेंगे, अनुमान करते हैं, रिजल्ट नहीं लिख देंगे। अनुमान करते हैं कि जैसे जैसे मेहनत की मात्रा बढ़ती है, मेहनत बढ़ता है, तो परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों में भी समानुपातिक रूप से, कोरिलेशनल रूप से वृद्धि होती है। तो ये हमारे दिए हुए एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल कंटिन्यू रहेगा क्लास के आखिर तक, इस चैप्टर के आखिर तक का हाइपोथेसिस होगा। अब हाइपोथेसिस के इस स्वरूप को समझने के बाद आज की कक्षा को अभी हम यहीं तक रख रहे हैं। पहला दिन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रख देंगे तो हो सकता है कल थोड़ा भारी मालूम पड़े। आपने अब क्या करना है,
इस लेक्चर को सुनने के बाद जो भी डाउट होगा वो तो आप ज़रूर शेयर ही करिएगा ही मुझे, और बाकी सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मन से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो एग्जांपल दिया वो नहीं, अपने मन से एक रिसर्च का टॉपिक सोचेंगे अलग अलग। अब किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई टाइप कर दिया रिसर्च टॉपिक, उसी को दोबारा मिलता जुलता नहीं टाइप करना है। अपने अपने ढंग से नवीन यूनिक एक टॉपिक सोचेंगे, उसके चरों को स्पष्ट करेंगे कि इसमें ये चर है, ये स्वतंत्र है, ये आश्रित है, और उस टॉपिक का एक संभावित हाइपोथेसिस का निर्माण करके हमारे ग्रुप में उसको पोस्ट आप करिएगा। ये अगर आप करते हो तो मुझे अंदाज होगा कि मैं अभी तक जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आप समझ पाए हो या नहीं। ना तो ऐसा ना हो कि हम पूरी कथा कहे जा रहे हैं और पल्ले बहुत कम चीज़ें पढ़ रही हैं। तो इतना, जब जो भी बच्चे हमारे सर्किल में हैं, ये जब ये चीज़ कर देंगे कि अपना अपना एग्जाम्पल बना के जितना मैंने डिस्कशन किया उसके आधार पे एक हाइपोथेसिस बना के टाइप करेंगे अपने ग्रुप में, तो समझ में आएगा कि हाँ, अभी तक की बात जो मेन बात है वो समझ में आई। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणों के बारे में चर्चा करनी है, इसके एक गुड हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करनी है, हाइपोथेसिस का निर्माण में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, इस सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। लेकिन इतना काम आपको करना है। और देखो बच्चों, बहुत मेहनत से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत कठिन समय है, सब लोग घर पे बंद हो, हम भी बंद हैं, बाहर भी नहीं जाना है, कुछ आपके पास तफरी करने का भी टाइम नहीं है, तो अच्छा है जब कमरे में हो, घर के अंदर हो, तो थोड़ा समय पढ़ाई पे ज़्यादा दो, ताकि जो समय लॉस्ट हो चुका है और जो बुनियाद आप लोगों की कमज़ोर है उसको ठीक किया जा सके। तो जितनी बार हो सके इस लेक्चर को सुनो और अपना जो भी उत्तर है वो कमेंट करके ग्रुप में पोस्ट करो, ताकि उसके आधार पे हमें उत्तर दें, और फिर कल अगला लेक्चर इसी टॉपिक को जहां हम लोग ख़त्म किए हैं उससे आगे होगा। किताब सबके पास है, अरुण कुमार सिंह वाली, उसमें थोड़ा सा हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुणों को, उसके एक दो परिभाषाओं को जो दी गई हैं स्कॉलर्स के द्वारा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस उस सिलेबस का एक हिस्सा है, उसको पढ़ के आइएगा। कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।